सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे जो केमिकल रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उनकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म को ज्ञात करने की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा अपन मैकेनिज्म ज्ञात कर सकते हैं। और जो मैकेनिज्म ज्ञात करने की जो विधि है और जो अपन किसी भी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म निर्धारित करेंगे, क्रियाविधि निर्धारित करेंगे, उस क्रियाविधि में किसी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण है कि कोई भी रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म उस रिएक्शन के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन की सही व्याख्या कर सके। दूसरा, प्रायोगिक परीक्षणों की भी सही व्याख्या की जा सके उस मैकेनिज्म के द्वारा। तीसरा, उससे मिलती जुलती अन्य जो अभिक्रियाएं हैं उन पे भी वो मैकेनिज्म क्या हो, लागू हो सके। तो फर्स्ट मेथड है प्रोडक्ट एनालिसिस, कि जो रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बने उन प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, उन प्रोडक्ट का विश्लेषण करेंगे और प्रोडक्ट का विश्लेषण करके अपन उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। अभिक्रिया की क्रियाविधि जानने का ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें अभिक्रिया में बनने वाले जो उत्पाद है उनका विश्लेषण करके उनकी प्रकृति और प्रतिशत मात्रा को ज्ञात किया जाता है। फिर उसके आधार पे अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जाता है। 1-क्लोरो-3-मेथिल-2-ब्यूटीन, ये रहा 1-क्लोरो-3-मेथिल-2-ब्यूटीन। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो 85% है वो टर्सरी अल्कोहल बनता है और 15% है वो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये देखो कि ये दो हैं, 1-क्लोरो-3-मेथिल-2-ब्यूटीन और 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटीन, दोनों का हाइड्रोलिसिस करवाया गया। दोनों से ही क्या हुआ, प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल बने। प्राइमरी जो है वो 15% बना और टर्सरी है वो 85% बना। अब प्रयोग के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटीन है, उनसे भी यही उत्पाद बना और इन दोनों से सेम उत्पाद बन रहे हैं। 1-क्लोरो-3-मेथिल-2-ब्यूटीन और 3-क्लोरो-3-मेथिल-1-ब्यूटीन दोनों का ही हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो दोनों से ही सेम उत्पाद बनते हैं। इनका मतलब इन दोनों की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सेम है। इस अभिक्रिया में अगर कोई मध्यवर्ती बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है और अनुनाद के द्वारा बना हुआ 1-क्लोरो और 3-क्लोरो जो रिएक्टेंट है उनसे बना हुआ मध्यवर्ती है वो अनुनाद के द्वारा इंटरचेंज हो रहा है। तो दोनों में ही समान अनुनादी संरचनाएं बननी चाहिए। इस आधार पर इस क्रियाविधि की, इस अभिक्रिया के लिए क्रियाविधि SN1, क्योंकि SN1 का अनुमान लगाया गया क्योंकि SN1 जो रिएक्शन है उसी में ही क्या होता है, SN1 रिएक्शन, SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एका अणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल हटता है दूसरा जुड़ता है। तो यहाँ पे क्लोराइड हटा, उसकी जगह हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा, यानी एल्किल हैलाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये अभिक्रिया एका अणु, क्योंकि एका अणु का अभिक्रिया SN1 है, उसी में ही कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन है वो अनुनाद के द्वारा एक कार्बोकैटायन दूसरे कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे जो कार्बोकैटायन बना है, 1-क्लोरो से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना और 3-क्लोरो से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। 1 से बना हुआ और 3 से जो बना हुआ कार्बोकैटायन है वो दोनों एक दूसरे के अनुनादी रूप है। ये अनुनाद के द्वारा चेंज हो जाते हैं। 1 डिग्री है वो 3 डिग्री में चेंज हो रहा है। तो चूंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, कम स्थायी होता है और कम स्टेबल होने के कारण वो बनते ही क्या है, 3 डिग्री में चेंज हो जाता है। 3-क्लोरो में 3 डिग्री ही बनता है, 1-क्लोरो में 1 डिग्री बनता है। वो 1 डिग्री है वो रेजोनेंस के द्वारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके कारण फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सिल वो अटैक करेगा। तो दोनों ही रिएक्टेंट, दोनों ही रिएक्शन में क्या होगा, जो मेन प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार 1-क्लोरो और 3-क्लोरो जो ब्यूटीन है उन दोनों से ये स्पष्ट हो गया कि इन दोनों का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है अल्कोहल बनता है तो यहाँ दोनों में कार्बोकैटायन बनते हैं और वो अनुनाद के द्वारा एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। यानी ये अभिक्रिया कौन सी हो रही है, SN1 रिएक्शन हो रही है।
दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट, की कौन सा इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट बना है, प्रेजेंट है कि नहीं है, ये सब इंटरमीडिएट स्टेबल है कि नहीं है, इन सब का डिटर्मिनेशन करना। मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान, पहला था प्रोडक्ट एनालिसिस, दूसरी है मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान। कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं वो अधिकांशतः एक से ज्यादा पदों में संपन्न होती हैं और उन पदों में मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं। इन मध्यवर्ती उत्पाद है उनकी उपस्थिति यदि ज्ञात हो जाए तो अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन मध्यवर्ती कैसे बना है, कौन सा स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद यदि स्थायी है तो अभिक्रिया को मंद करके या उससे मध्य में रोककर उन्हें पृथक करके उसकी संरचना ज्ञात की जा सकती है। एन ब्रोमोएमाइड की होफमान अभिक्रिया के दौरान जो मध्यवर्ती है रिनाइन व आइसोसाइनेट, इन दोनों को सेपरेट किया जा चुका है। इस अभिक्रिया की जो भी क्रियाविधि हो उसमें इनका बनना क्या है, यानी ये मध्यवर्ती बनने चाहिए। इसी आधार पे हाफमान जो ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के द्वारा एमाइड है वो प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होता है। और किसी भी एमाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम हाइपोब्रोमाइट या ब्रोमीन प्लस NaOH से रिएक्शन करवाते तो 1 डिग्री ये एमीन बनता है। और अभिक्रिया के दौरान एन ब्रोमोएमाइड और एल्किल आइसोसाइनेट है वो इंटरमीडिएट है वो सेपरेट किए जा चुके। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया के अंदर अगर अपने को RCONBr बनाना तो सबसे पहले Br ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई, एमाइड की HBr निकल गया और ये बना। अब हाइड्रोक्सिल NaOH है तो इस OH ने N पे प्रेजेंट H को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया और नाइट्रोजन पे क्या आ गया माइनस, ये एक इंटरमीडिएट अपने को मिल गया। अब यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा, नाइट्रीन बन जाएगा। ये जो नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन गया ये नाइट्रीन है, इसमें क्या होता है पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसके द्वारा ये आइसोसाइनेट में बदल जाता है। यानी इस अभिक्रिया में आपको एन ब्रोमोएमाइड भी मिलता है, एसिल नाइट्रीन भी मिलती है, आइसोसाइनेट भी मिलता है। अब इस आइसोसाइनेट का क्या हाइड्रोलिसिस किया है, जल योजन किया है इस आइसोसाइनेट पे और यहाँ पे ये CO2 निकली और क्या बन गया, एमीन बन गया। यदि मध्यवर्ती अस्थायी हो तो उसकी उपस्थिति को, ये जो मध्यवर्ती हैं ये इनकी जो उपस्थिति है उनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि है उनके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मेसिटिलीन का प्रोटोनीकरण, ये मेसिटिलीन है, इसका प्रोटोनीकरण NMR एवं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कि ये जो प्रोटोनीकरण किया है उसके बाद इसकी NMR से इसका पता चलता है कि प्रोटोनीकरण हुआ या नहीं हुआ। अगली है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। फर्स्ट प्रोडक्ट एनालिसिस, तीसरा है इंटरमीडिएट की उपस्थिति और चौथी है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। कई अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की पुष्टि उनके स्टीरियोकेमिकल स्टडी से ज्ञात की जा सकती है। SN1 और SN2 जो मैकेनिज्म है उनकी पुष्टि है वो स्टीरियोकेमिकल स्टडी से ही होती है। मैथिल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस है वो सिंगल स्टेप के द्वारा संपन्न होता है, यानी 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसका हाइड्रोलाइसिस है वो एक ही स्टेप में होता है, जबकि टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड यानी 3 डिग्री जो हैलाइड है उसका हाइड्रोलाइसिस 2 पदों में यानी 2 स्टेप में होने वाली ये रिएक्शन है। मैथिल हैलाइड के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि छोटे आकार के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके उससे एसिमेट्रिक करके फिर जल अपघटन कराया जाए तो वाल्डन इन्वर्जन हो जाता है और विपरीत विन्यास वाला उत्पाद बनता है। यानी होता क्या है कि जो एल्किल हैलाइड अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पे मध्यवर्ती ना बन करके एक संक्रमण अवस्था बनती है और ये 1 स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, जबकि अगर 3 डिग्री है तो मध्यवर्ती बनता है और मध्यवर्ती बनने के कारण ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, 1 डिग्री है तो यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह है उसने हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया पीछे से, तो एक ये जैसे जैसे ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो टूट रहा है और उधर कार्बन और जो ये हैलाइड है
हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करा है, यानी हाइड्रोजन जो तीनों हाइड्रोजन छोटे छोटे समूह हैं उस कार्बन पे अटैक किया, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ OH और कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है वो टूट रहा है। ये जो स्लो स्टेप है, और फिर तीव्र गति से यहाँ पे ब्रोमीन हट जाएगा, हाइड्रोक्सिल जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इस प्रोडक्ट की चेंज हो जाएगी। आर अगर विन्यास था तो वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस था तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे से अटैक हो रहा है। तो इस इन्वर्जन को क्या बोलते हैं? वोल्डन इन्वर्जन। इसके विपरीत अगर टर्सरी हैलाइड है तो इसमें एसिमेट्रिक प्रकृति का अगर अपन ले रहे हैं, आर ले रहे हैं कोई रिएक्टेंट, तो उससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो आर और एस दोनों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मध्यवर्ती बना है, और ये मध्यवर्ती क्या होता है? समतल होता है, समतल होता है, सिमेट्रिक नहीं समतल होता है, जिसके कारण ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और यहाँ पे अपने को क्या मिलता है? रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। तो रेसेमिक मिक्सचर अगर प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, रेसेमिक मिक्सचर मिला, इसका मतलब रिएक्शन हुई है वो SN1 मैकेनिज्म से हुई है। और अगर इन्वर्जन हुआ, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री चेक की है और इन्वर्जन हुआ, तो रिएक्शन किससे हुई है? SN2 मैकेनिज्म से हुई है। यानी स्टीरियो केमिकल स्टडी से भी अपन केमिकल रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म का पता कर सकते हैं। तो आज अपन ने 3 जो मेथड है वो पढ़े हैं: प्रोडक्ट एनालिसिस, determination of presence of intermediate, and stereochemical study. Thanks.